Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is bills of exchange. तो जो मैंने पहले बताया था आपको कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन्स आर टू टाइप. नंबर वन, कैश ट्रांजेक्शन. नंबर टू, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. हम बाज़ार में दो ही तरह से सामान खरीदते हैं. या तो हम कैश खरीदते हैं या फिर हम क्रेडिट खरीदते हैं. या तो हम नकद खरीदते हैं या फिर हम उधार खरीदते हैं. इसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं सिस्टम. The goods can be sold for cash or on credit. In cash transactions, a seller get the payment immediately. You know, जो सेलर है जिसने सामान बेचा है उसको तुरंत पेमेंट मिल जाता है. लेकिन when goods are sold on credit, जब हम गुड्स को क्रेडिट उधार में बेचते हैं उस टाइम द बायर प्रॉमिस टू मेक पेमेंट आफ्टर द एग्रीड क्रेडिट पीरियड. वो एक टाइम देता है कि भाई 1 महीने बाद दूंगा, मैं 10 दिन बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा. तो बायर में मेक रिटर्न प्रॉमिस. इन दैट केस इट इज़ मे बी आइदर बिल ऑफ एक्सचेंज और ए प्रोमिसरी नोट. मतलब इसी रिटर्न प्रॉमिस को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं या फिर प्रोमिसरी नोट कहते हैं. प्रोमिसरी नोट. बोथ ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर लीगल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. एक्चुअल में जैसे हमारा पार्टनरशिप का एक्ट होता है, जैसे हमारा कंपनी एक्ट होता है, ऐसे ही हमारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, प्रॉमिस नोट हैं, इन सबको लीगल बनाते हैं. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर आपको सिर्फ यही बताना है मुझे कि अगर हम सामान उधार खरीदते हैं तो किस प्रोसेस से, या हम उधार बेचते हैं तो किस प्रोसेस के अंडर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं. ठीक है. तो अब देखिए इसमें जब भी हम उधार सामान बेचते हैं तो जो बायर है वो प्रॉमिस करेगा, एक रिटर्न एग्रीमेंट देगा. दैट एग्रीमेंट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज. तो फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन ऑर्डर, है ना. इट इज़ ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर. मेकर मतलब जिसने बनाया है. ठीक है. इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू ए पर्सन. ठीक है. अब इसमें देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है. नंबर वन, ड्रॉयर. या आप बुक से लिख लेंगे ड्रॉयर कौन होता है. ड्रॉयर इज ए पर्सन हु मेक्स और राइट द बिल. मतलब बेचने वाला. ठीक है. ये जो ड्रॉयर होता है ये होता है सेलर. ठीक है. सेलर होता है बेचने वाला. नंबर टू, ड्रॉयर कौन होता है. ड्रॉई. ड्रॉई कौन होता है. ड्रॉई जिसके ऊपर हमने बिल लिखा, यानी परचेजर. दूसरी भाषा में इसे परचेजर कहेंगे, खरीदने वाला. ड्रॉयर बेचने वाला होता है, ड्रॉई खरीदने वाला होता है. और तीसरी जो पार्टी होती है इसमें होती है पेई. मतलब ये पेई वो आदमी होता है जो ड्रॉयर के कहने पे पेमेंट करता है. जो ड्रॉयर के कहने पे पेमेंट करता है. पेई इज द पर्सन नेम्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज टू द अमाउंट इज टू बी पेड. पेई मीन्स ड्रॉयर हिमसेल्फ और थर्ड पार्टी इन द मतलब जो या तो ड्रॉयर के कहने पे या ड्रॉई ही पेई होता है जिसको कि बिल पे किया जाता है. ठीक है. तो इन तीनों की डेफिनेशन आप बुक में लिख लेंगे. पेज नंबर 16.2 पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन. ठीक है. ड्रॉयर कौन होता है. ड्रॉयर इज अ पर्सन हु मेक और राइट द बिल. ठीक है. ड्रॉई कौन होता है. ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन. जिसके ऊपर बिल लिखा गया, यानी परचेजर. और ड्रॉयर कौन होता है. सेलर. ड्रॉई इससे सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप. ड्रॉयर कौन होता है. बेचने वाला, सेलर. जो भी बेचने वाला होगा वही ड्रॉयर होगा. ठीक है. और जो भी परचेजर होगा वही ड्रॉई होगा. और पेई जो है थर्ड पार्टी होती है जिसको ड्रॉयर के कहने पे पेमेंट दिया जाता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास दो तरह के बिल होते हैं. एक तो ट्रेड बिल होता है, एक एकोमोडेशन बिल होता है. तो एकोमोडेशन बिल आपके कोर्स में नहीं है. ट्रेड बिल की बात करते हैं. ट्रेड बिल का मतलब होता है जो जिससे हम बिजनेस करते हैं. और एकोमोडेशन बिल में क्या होता था, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, सेल हुआ नहीं है उधार, लेकिन हमने सबको पैसों की ज़रूरत है तो उसने एक छोटा सा बिल बना लिया आपसी मंजूरी से कि हाँ भाई इसने मुझे सामान बेचा था और मैंने इसे सामान खरीदा था. तो ये एकोमोडेशन बिल होता है जिसकी वजह से वो पैसा. तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है. आप इसे बैंक से भी कैश करा सकते हैं. ठीक है.
एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। मैं इसकी कुछ एंट्रीज बताऊंगा आपको। देखिए कुछ नए वर्ड्स हैं इसमें, जैसे ड्रॉयर तो बता दिया मैंने आपको, ड्रॉय बता दिया, पे बता दिया। अब देखिए टर्म ऑफ ए बिल, टर्म क्या होता है। देखिए एक बिल की ना एक पीरियड इंटरवल होता है। जैसे 1 तारीख को बिल लिखा गया, 1 अप्रैल को बिल लिखा गया, ठीक है, 2020 को, और 2 महीने बाद यानी अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई यानी 1 जून को ये पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब एक होता है ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कैसे होगा, कैसे बनेगी ड्यू डेट। ड्यू डेट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे 1 जून ड्यू डेट थी तो इसमें 3 डेज हम ग्रेस के देते हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस। जैसे आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना पास होने के लिए, वैसे ही इसको पेमेंट अरेंज करने के लिए 3 डेज मिलते हैं ग्रेस के। तो 1 जून को हमारा बिल 2 महीने कंप्लीट हो रहे थे, तो इसमें 3 दिन जोड़ दीजिए, यानी 4 जून को हमारी ड्यू डेट आ गई है, ठीक है। तो ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, ओके। डेज ऑफ ग्रेस देखिए, डेज ऑफ ग्रेस में क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस आर द 3 एक्स्ट्रा डेज, जो मैंने आपको बताया ना 3 एक्स्ट्रा डेज, ये 3 एक्स्ट्रा डेज है, दिस इज कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। तो डेज ऑफ ग्रेस आर 3 एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ ए बिल। इट इज़ कस्टम टू ऐड द डेज ऑफ ग्रेस, मतलब कस्टम है, एक ट्रेडिशन है कि हम उसे मोहलत देते हैं 3 दिन और उसकी, कि हाँ भाई। एक दूसरा वर्ड है आपके पास डेट ऑफ मैच्योरिटी। द डेट विच कम आफ्टर एडिंग 3 days टू द ड्यू डेट ऑफ ए बिल इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी ये जो इसको कहते हैं ड्यू डेट, और ये जो आई है डेट ऑफ मैच्योरिटी, दिस इज ड्यू डेट, ठीक है। जिस डेट को पेमेंट मिलना है ड्यू हुआ, और ये 3 दिन हम जब इसको दिए तो ये हो गई डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 वर्ड आपको मालूम चल गए, टर्म ऑफ ए बिल, ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ओके। इसके बाद है यहाँ पे हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। देखो डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल का मतलब होता है बिल को डिस्काउंट कराना। एक नया वर्ड आएगा आपको एंडोजमेंट, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। एक होता है नोटरी पब्लिक, नोटिंग ऑफ ए बिल या नोटरी पब्लिक। इसमें एक कहानी मैं बता देता हूँ आपको छोटी सी। सपोज माना राम और श्याम 2 पार्टी हैं, ठीक है। राम सेलर है और श्याम परचेज़र है। तो राम ने क्या किया, श्याम को सामान बेचा, और श्याम ने राम से सामान खरीदा, और इन दोनों ने जो सामान बेचा और ख़रीदा, इन दोनों के बीच में जो सामान हुआ क्रेडिट हुआ, परचेज और क्रेडिट सेल हुआ, ठीक है। अब राम के पास सिचुएशन ये है कि राम एक बिल ड्रॉ करेगा श्याम के ऊपर, ठीक है, और श्याम उस बिल को एक्सेप्ट करके राम को दे देगा, और उस बिल को राम ही रखेगा, ठीक है। तो जैसे ही राम के पास बिल आया एक्सेप्ट होके, तो राम के पास 4 ऑप्शंस होते हैं बिल के लिए। कितने ऑप्शन होते हैं, 4। तो नंबर 1 ऑप्शन ये होता है कि या तो राम उसको रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट, एक तरीका। या तो जो है राम जो है बिल को अपने पास रिटेन मतलब रखना, अपने पास ही रखे टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और ड्यू डेट तक अपने पास ही रखेगा, एक सिचुएशन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है राम कर सकता है इस बिल को डिस्काउंटेड या डिस्काउंट द बिल विद बैंक। जो राम है इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। डिस्काउंट का मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज ने 10,000 का सामान खरीदा था और इसने 10,000 का सामान बेचा था, तो राम को जो पैसा मिलेगा शाम से वो 3 मंथ आफ्टर मिलेगा, लेकिन राम को अभी पैसे की ज़रूरत है, तो राम इस 10,000 के बिल को बैंक जाके कैश करा सकता है। तो बैंक में जाके कैश आने का मतलब ये हुआ कि शाम पैसा तो देगा लेकिन 3 महीने बाद देगा, राम को पैसे की अभी ज़रूरत है। इस सिचुएशन में ये जो 10,000 का बिल है राम कैश करा सकता है, तो बैंक में जाएगा,
बैंक से पूछेगा कि भाई मेरा बिल कैश हो जाएगा, तो बैंक बोलेगा हाँ जी 10% या जो भी डिस्काउंट है वो मिल लेके हो जाएगा। यानी माना सपोज उसको 9,000 रुपीज़ मिल रहे हैं अभी, और 3 महीने बाद 10,000 मिल रहे हैं, तो इसको फ़ायदा किस में हो रहा है? अभी 9,000 लेने में, क्योंकि इसको पैसों की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा राम, इस बिल को डिस्काउंट करा देगा। तो ये डिस्काउंट द बिल विद बैंक का मतलब ये हुआ कि टाइम से पहले यानी ड्यू डेट से पहले अगर सेलर अपने बिल को कैश कराता है बैंक से, अब बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक क्या हो गया? पे हो गया। शाम को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि शाम का जो बिल था वो बैंक के पास है, और शाम अब राम को ना दे के पैसा बैंक को 10,000 जमा कराएगा। तो बैंक को इसमें फ़ायदा ये हो गया कि बैंक को 9,000, बैंक ने 9,000 दिए थे राम को, तो बैंक को शाम से कितने मिल गए? 10,000 मिल गए, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। और सब ऑप्शन होते हैं, मतलब जो ड्रॉयर है वो इन ऑप्शन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन उसके पास है एंडोज द बिल। एंडोज द बिल इन द फेवर ऑफ ए क्रेडिटर। फेवर ऑफ क्रेडिटर का मतलब हुआ एंडोज द बिल का, एंडोज मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। क्या होता है? ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा राम ने भी तो किसी से सामान खरीदा होगा, शाम राम को पैसा देगा, राम किसी और को देगा। तो अब जो राम है, राम ने क्या किया, अपने बिल को मोहन को दे दिया, ठीक है। अब मोहन को देने का मतलब क्या हुआ? मोहन जो राम का क्रेडिटर है, ठीक है, यानी राम ने मोहन को पैसा देना है, जैसे शाम ने राम को पैसा देना है, तो उसने क्या किया? उठा के 10,000 का बिल उसको दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड एंडोजमेंट और एंडोज। फोर्थ जो पॉइंट है, जो लास्ट जो है, मोहन के राम के पास बहुत सारे बिल हैं, राम के पास टाइम नहीं है बिल कैश कराने का, तो राम क्या करता है? सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। सेंड द बिल फॉर कलेक्शन मतलब वो अपना बिल बैंक के पास भेज सकता है कलेक्शन के लिए, और बैंक जैसे जैसे ड्यू डेट आती रहेगी वैसे वैसे इसको कलेक्ट करता रहेगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं, इन 4 कंडीशंस की एंट्रीज हैं, और यही इसका टॉपिक है। इसके बाद इन सब चीज़, ये तो ड्यू डेट की से पहले की बात है। अब ड्यू डेट आने पे बिल की 2 सिचुएशन होती है, या तो वो कैश हो जाएगा या कैश नहीं होगा। तो कैश होने का मतलब ड्यू डेट पे मैच्योर हो गया, और कैश ना होने पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। एक होता है हॉनर्ड, एक होता है डिसऑनर्ड। तो ड्यू डेट पे पैसा दे दिया तो हॉनर्ड हो गया, ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया तो डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड पे फिर एक नया बिल लिखा जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा, नोटरी पब्लिक होगा, और फिर उसका पेमेंट टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें प्रोसेस रिपीट होता रहता है, और यही इसकी एंट्रीज हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एंट्रीज बताऊंगा, ठीक है। ओके।